बच्चों कल हम लोग डिस्कस किए थे, नॉर्मली नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे, जहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, और होल नंबर क्या होता है, वो उस तरह से हम लोग देखते देखते क्या सीखे कि हम लोग रेशनल तक पहुँचे थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि रेशनल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं, उसके बाद इरेशनल में जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू का फॉर्म में था, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 7/2 हो गया, 5/3 हो गया, 9/10 हो गया, ये सब तुम्हारा रेशनल नंबर था। फ्रैक्शन में भी हो सकता, मतलब नेगेटिव इंटीजर वाला हो सकता, नेगेटिव नंबर भी, सॉरी, तो -1/9 हो सकता, -8/10 हो सकता है। ये सब भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या है ना, वो टर्मिनेटिंग होता है। उसका डेसिमल एक्सपांशन अगर करेंगे तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और कभी कभी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिपीटिंग होगा। अब देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है, और टर्मिनेटिंग क्या है। पहली बात तो टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जो रुक जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ये 7/2, 7/2 इसका मतलब कि अगर हम इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे 7 को 2 से, तो क्या होगा, 6 लिखेंगे, 3 जा, है ना, माइनस हुआ, क्या हो गया, 1, 1 हुआ तो फिर 0 लिखेंगे, फिर 10 हो गया, कितना बार में, 5 बार में। लेकिन जो 0 लिखे तो पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, कट गया, तो 3.5 है। इसका मतलब 7/2 क्या हुआ, 3.5। इसका मतलब ये पॉइंट के बाद ये एक नंबर क्या हो गया, रुक गया वहीं पे। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। यानी 7/2 जो हुआ हमारा 3.5, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसा होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये एग्जांपल 5/3 लेते हैं, 5/3 लिए, है ना, 3 से जब डिवाइड किए 1 बार में आया, है ना, तो माइनस करने से कितना है, 2। तो जब एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा तो क्या हो जाएगा, 18 आएगा, 3 6 18 आएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब पॉइंट एक बार जब लगा दिए हैं तो और एक 0 लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो फिर से 18 लिखेंगे 6 बार में, फिर माइनस करेंगे, फिर 2, फिर से क्या होगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर से वही आएगा 2, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, चलता जाएगा। चलता जाएगा मतलब क्या है, कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब रुक नहीं रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप हो जाना, है ना। तो यहाँ पे रुक नहीं रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो 5/3 है ना, ये 5/3, ये 5/3 जो हमारा नंबर आया वो क्या आएगा, 1.6666 ऐसा चलता जाएगा। अब ये 6 क्या हो रहा है, बार बार चल रहा है, तो इसी चीज को हम लिख देते हैं 1.6 बार। बार मतलब बार बार, समझ लीजिए, है ना। इसका मतलब जो 6 बार बार जो रिपीट हुआ, उसको हम इतना बार ना लिख के एक बार लिख दिए। और ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें एक खासियत क्या है, ये रिपीटिंग है। तो वही चीज बोले, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। तो रेशनल नंबर दो तरह का होता है, ठीक है। जब उसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ये 3.5, या तो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसा होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। वो सब नंबर क्या होता है पता है, ये √2, ये √3, ये √4, ये सब का कुछ ऐसा वैल्यू होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रुक नहीं रहा है ना। 1.414 होता है वैल्यू, और ये चलता जाता, रिपीट भी नहीं होगा, है ना। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, और कुछ ना कुछ चलता जाएगा, रिपीट भी नहीं होगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, वही तो इरेशनल कहलाता है। क्या बोले हम, इरेशनल, इसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर टर्मिनेटिंग हो, मतलब रुक जाए, या तो नहीं रुके लेकिन रिपीटिंग हो। और यहाँ पे क्या होता है, इरेशनल में रुकता भी नहीं है और क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको एक बार ओवरऑल समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समराइज किया जाए
तो नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। n से बड़ा कौन है, होल नंबर, इसको w से डिनोट किए, है ना। तो इस होल नंबर में क्या आया, 0 1 2 3 सब आ गया, नेचुरल में खाली 1 2 3 है, यानी इससे बड़ा कौन है, होल। होल नंबर से बड़ा कौन था, इंटीजर, है ना। यानी होल नंबर तक जो था वो सिर्फ 0 1 2 3 था, इंटीजर में एक्स्ट्रा क्या आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया, इसलिए थोड़ा सा क्या, इंटीजर ये लोग से बड़ा है। मतलब वेन डायग्राम के बेसिस में हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसको वेन डायग्राम टाइप का बोल सकते हैं हम लोग। अब इंटीजर से भी बड़ा कौन होता है, रेशनल नंबर, जो क्या बने, क्यों, क्योंकि अगर इंटीजर भी -4 लिखते हैं, -4 भी क्या है, 4/1 है, एक रेशनल है। लेकिन अगर हम 7/2 लिखते हैं तो क्या 7/2 यहाँ डाल सकते हैं, नहीं, 7/2 तो अलग ही डालना पड़ेगा, मतलब इस कैटेगरी में आ जाएगा। यानी सभी इंटीजर रेशनल है, पर हर रेशनल इंटीजर नहीं है। यहाँ पे वही चीज देखो, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर के अंदर आ रहा है ना। लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि होल नंबर में एक 0 है जो कि नेचुरल नहीं है। उसी तरह से सारा इंटीजर तो ये नेचुरल भी है, होल भी है, लेकिन क्या सारा होल नंबर इंटीजर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सारा होल नंबर में 0 1 2 3 आता है, पर नेगेटिव नहीं आता, तो नेगेटिव के लिए एक्स्ट्रा ये स्पेस है ना। अच्छा, ये तो आपका हो गया क्या, ये रेशनल हो गया जहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ रहा है, जहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ रहा है। अब इसके ऊपर में देखो, अब इससे भी हट के क्या है, सॉरी, अब इसमें क्या होगा, एक अलग कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि रेशनल तो ये हुआ, क्योंकि रेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग जो वो रिपीटिंग होगा, ये रेशनल के अंदर आ गया। लेकिन एक कैटेगरी ऐसा मान लीजिए हम डाल लेते हैं यहाँ पे, जो कि इरेशनल के लिए क्यू डैश, ये अलग सा है, क्योंकि ये इसके अंदर समा नहीं सकता, है ना। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसके अंदर ऐसे लिख के हम क्यू डैश लिखते, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो पूरा अलग तरह का, ये अलग ही दुनिया का है, समझ लो। क्योंकि इसमें क्या होगा, वही नंबर आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यू डैश में कौन कौन आएगा, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर, √2 आएगा, √3 आएगा। अगर मान के चलो ये एक नंबर 1 2 4 5 6 0 1 3 ऐसा करके चलता जा रहा है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सभी तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर जैसे 1.7.01 001 001 001 401 ऐसे चलता गया, यहाँ पे भी कोई रिपीट हो रहा है, देखो 01 है पर 001 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। पर अगर हम ऐसा लिखते 7.252525 ऐसे चलता गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट हो रहा ना, 252525, तो इसको हम ऐसे लिख सकते 7.25 के ऊपर बार, है ना। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.25 के ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब क्या कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, समझ में आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इरेशनल नंबर जो है आपका क्या है, एक अलग ही कैटेगरी का नंबर, जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। और रेशनल में क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, और कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी है। अब यही पूरा नंबर पूरा मिल के क्या बन जाएगा पता है, यही पूरा नंबर पूरा क्या आ जाएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, समझ में आया। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर सभी का मतलब बापूजी बोल सकते हैं, लेकिन इसका भी एक जन बापूजी है ना। रियल नंबर का भी और एक जन बापूजी है, वो कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो नंबर क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर भी। लेकिन क्लास 10 में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर तक ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाएंगे नहीं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो वहां तक जाएंगे। लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो a + ib का फॉर्म में होता है। जैसे नॉर्मली नंबर क्या होता है, 8 होता है, 9 होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, 8 आयोटा 6 9 - आयोटा 7, ऐसा टाइप का नंबर। यहाँ i को आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना।
तो जिस नंबर में आयोटा लगा हुआ है ना, समझ लेना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सभी किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, यानी सभी रियल नंबर के अंदर ही आता है। हाँ तो देखिए क्वेश्चंस मेरा ये है कि क्या हर रेशनल नंबर रियल कहलाएगा? हाँ कहलाएगा, क्योंकि सभी रेशनल नंबर क्या रियल नंबर के अंदर है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा रियल नंबर रेशनल, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि एवरी रियल नंबर में इरेशनल भी आता है, तो इरेशनल तो तुम्हारा रेशनल नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा नहीं बोल सकते, जैसे कि एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, क्योंकि पूरा रियल नंबर के अंदर आ रहा, पर क्या एवरी रियल नंबर इज इंटीजर बोलेंगे? हर इंटीजर हमारा क्या रियल नंबर कहलाएगा? हर इंटीजर कहलाएगा, पर पूरा रियल नंबर इंटीजर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि पूरा रियल नंबर इंटीजर इसीलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें रेशनल भी है, तो रेशनल तो इंटीजर नहीं है ना। ये हमारा इरेशनल है, इरेशनल तो इंटीजर नहीं है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है, बट ऑल रियल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ में? एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर, बट होल पूरा रियल नंबर क्या है, होल नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट है, तो कन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके ऊपर में तो टॉपिक हो गया नंबर्स क्या हुआ। अभी मेन जो हमारा जो क्वेश्चंस आएगा उस पर हम लोग डील करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात क्वेश्चन जानने से पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम में जानना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जबकि वो आ नहीं रहा है लेकिन उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ही हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली देखो कोई नंबर जैसे 10 है, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया, सॉरी 5 बार में आया माइनस के 0, है ना। अगर कोई नंबर है 7 है, 7 नहीं बोल रहे, 72 ही लिख लो, ठीक है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आता है, 6 1 बार में, माइनस करेंगे 12 2 बार में, है ना। ऐसा हुआ, माइनस करने से रिमाइंडर क्या है 0। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम रीस्टेटमेंट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये 10 जो है किससे बना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से बना, तो क्या लिख सकते हैं 2 × 5, हमारे यहाँ रिमाइंडर क्या है 0। यहाँ पे देखो 72 ये एक नंबर है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 6 × 12, है ना, रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो एक नंबर जो है उसको डिवीजन हम तभी बोलते हैं जब रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जो नंबर में अगर मान ले 10 है, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो रिमाइंडर 0 दे रहा तो क्या बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स 10, या फिर 10 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। अगर कोई नंबर 72 है, 6 उसको डिवाइड कर, हम बोलेंगे 72 जो है 6 उसको डिवाइड करता है। तो हम कैसे स्टेटमेंट लिख के बताएं कि वो डिवाइड करता है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है ना। तो रिमाइंडर यहाँ 0 आया, और इसी ये स्टेटमेंट, इस चीज को हम इस फॉर्म में लिखे, इस चीज को हम इस फॉर्म में लिखे, इसी फॉर्म को बोला जाता था क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कहने का मतलब, और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे अगर कोई एक नंबर ऐसे लेते हैं 15 लीजिए, 15 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, 15 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते कितना आया 12 आया 3 बार में, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो देखो इस 15 को हम रीस्टेटमेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, ये 4 3 कितना हो गया 12, और रिमाइंडर क्या बचा 3। अब देखो ये 15 इक्वल टू क्या 4 × 3 + 3, यानी 4 3 12, 12 + 3 15, यानी यही मिलके ये बना। तो जब इस फॉर्म को हम अगर इस तरह से हम रीस्टेटमेंट कर सकते हैं, इसी रीस्टेटमेंट को तो बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है।
और यही इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, यही इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से पहले हमने क्या पढ़े थे, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे, है ना। और क्या यूज करेंगे, इस चीज को हम यूज करेंगे कहाँ पे, एचसीएफ और मतलब एचसीएफ निकालने में यूज करेंगे नॉर्मली। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये और ये दोनों सेम ही है। ये क्या है, वही री स्टेटमेंट, ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ही है, बस उसको हम यूज कर देंगे एचसीएफ यूज निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। तो हम लोग अभी जो स्टेटमेंट, जैसे अगर मान के चलो कोई नंबर ए है, ए को डिवाइड कौन किया, मान लो बी अगर डिवाइड करते क्वोशिएंट आ गया क्यू और रिमाइंडर आ गया आर, तो इसी को हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए हमारा जो बीच वाला होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है और रिमाइंडर क्या होता है, आर होता है। ठीक है, यही क्या हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाया, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, और ये जो आर होता है, ये आर जो मतलब रिमाइंडर होता है, वो रिमाइंडर क्या होता है पता है, हमेशा हमेशा ये जो नंबर होता है ना, देखो ये 4 ये 3, ये रिमाइंडर होगा हमेशा 4 से छोटा होगा। ठीक है, 4 से छोटा होगा। अगर इक्वल हो जाता तो डिवाइड ना हो जाता, इसलिए यहाँ 4 आ जाता तो नॉर्मली वो डिवाइड हो जाता। तो यानी ये a इक्वल टू जो बी क्यू प्लस आर आया, ये r जो है हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। मतलब 4 क्या होगा, मतलब सॉरी 4 कौन है, ये b, यानी b से छोटा, यानी r जो है लेस देन b होना चाहिए। ठीक है, और r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं या इक्वल टू 0। लेकिन हाँ, r का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर r का वैल्यू 0 हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो देखो हम लोग क्या चीज का डिस्कशन किए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी नहीं दे रहे बस, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये है क्या। ठीक है, पहला, ये दूसरा, और तीसरा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन 3 चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के बारे में अभी जस्ट बताया कि जब हम कोई नंबर को मान लें a को हम डिवाइड करें किसी b से, तो जब डिवाइड करते हैं नॉर्मली a है उसको हम b से डिवाइड किए, कुछ रिमाइंडर r आया, क्वोशिएंट q आया, इसी चीज को हम कैसे लिखे, ये हमारा a होता है, ये दोनों को इनटू करते हैं और बच जाता है प्लस r रिमाइंडर, ये bq प्लस r होता है। और यही चीज में यहाँ पे जो r होता है वो r क्या होता है, b से छोटा होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो समझ में आया, यानी a इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, और r का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन b होना चाहिए। अब इसी स्टेटमेंट को क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया टू फाइंड एचसीएफ, टू फाइंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे दो नंबर के बीच में, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के बेसिस पे। ये जो चीज है इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसको इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम बोले। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप्स। तो डिफरेंट स्टेप्स जो लेते हैं ना एचसीएफ निकालने के लिए, आगे बताएंगे कैसे निकालना है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मली वही चीज जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना बचपन में, जैसे बचपन के क्लास 8 7 में हम लोग करते थे। जैसे 2 से अगर हम सॉरी जैसे 18 है, 18 से हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम 2 से करते थे तो 9 हुआ, फिर 3 से किए तो 3 हुआ। तो इसी 18 को हम क्या लिखते थे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस फॉर्म को लिखना ही, इस 18 को लिखना ही अभी हम लोग क्लास 10 में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा है।
ठीक है ना, मतलब जो चीज हम लोग सीखे हुए हैं उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्लास 10 में आके ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा चीज है, लेकिन ये कोई बड़ा चीज नहीं है। इसी चीज को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बोला गया क्योंकि फैक्टर से देखो टू इज अ फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या, डिवाइड करना, तो 2 इसको डिवाइड करेगा 18 को, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी 3 इसको डिवाइड करेगा, है ना। तो ये सभी को क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। और ये 2 3 ये भी 3, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो सभी प्राइम नंबर्स इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सब फैक्टर है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब फैक्टर्स है और सभी प्राइम नंबर है। और फैक्टराइज का मतलब भी क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में रखना, फैक्टराइजेशन फॉर्म में रखना। तो प्रोडक्ट फॉर्म में रखे किसी भी नंबर को, अगर मान के चलो अभी 100 है, 100 को हम 2 से डिवाइड किए 50 हुआ, सॉरी 100 हो जाएगा 50 बार में। एक मिनट सॉरी क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलो अभी हम 100 लिया, 100 के बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे 50 हुआ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 हुआ, फिर 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे 5 हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 किससे बना हुआ, 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 2 × 5 × 5 इससे बना हुआ है। इसका मतलब क्या, 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, 2 भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब देखो ये 2 2 क्या 4 है, यानी 4 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसको डिवाइड करेगा। अब 4 × 5 कर दो, कितना हो गया 20, तो 20 भी इसका फैक्टर है, यानी इससे जितना पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन करने से नंबर बनेगा सब इसका फैक्टर बनता जाएगा। तो 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में रखे। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 में रख दिए, 5 का पावर 2 में रख दिए, तो थोड़ा सा और एक बेटर वे में रख दिए। क्योंकि अगर कोई नंबर बड़ा होता है, जैसे मान के चलो कोई नंबर ऐसा बड़ा है 1296, ये एक नंबर है, तो 1296 को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1296 यहाँ करते हैं, तो नॉर्मली 2 से करेंगे 6 बार में, ये आ गया हमारा 4, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे 3 2 4, फिर 2 से करेंगे 1 6 2, नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे तो 1 6 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया 1 बार में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 3। तो ये नंबर देखो 1296 किससे बना, 2 2 2 2 2, यानी 4 2 2 यानी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, है ना, 2 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 कितना था 4 + 3 = 4, तो बस क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख दिया, इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसी को कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये सभी चीज को ही हम लोग अभी डिस्कस करें। तो इक्विलेटरल डिवीजन लेमा पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं। इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा क्या करना है, हमको यूज करना है एचसीएफ में, थोड़ा उसको हम लोग यूज करके हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आता है तो वो करना जरूरी है। लेकिन ये सॉरी ये तो जानना जरूरी है, ये चीज इसी का एप्लीकेशन है, लेमा का ही एप्लीकेशन एल्गोरिथम है और फंडामेंटल थ्योरम जानना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि जैसे कोई नॉर्मली एक नंबर लेते हैं, 20 ले लिए, ठीक है, और एक 30 ले लिए, ठीक है। तो 20 का हम लोग जब छोटे थे, छोटे क्लास में थे, क्लास 4 5 में थे, तो फैक्टर निकालते थे, कैसे निकालते थे, 20 का फैक्टर क्या क्या होगा। सबसे पहली बात तो 1 तो फैक्टर हर कोई का, फैक्टर मतलब क्या, जो डिवाइड करता, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 2 भी होगा, है ना, कि 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, लेकिन 2 10 इसको डिवाइड करेगा। और जब आधा आ गया तो उसके बाद तो सीधा वो 20 ही होगा, है ना। उसी तरह से 30 है, 30 का फैक्टर कौन होगा, 1 होगा, 2 भी होगा क्योंकि 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा क्योंकि 2 करेगा 15 जा, 3 करेगा 10 जा, 4 होगा नहीं होगा, 5 होगा 6 जा, फिर 6 हो जाएगा, 6 30 को डिवाइड करेगा 5 जा। इसी तरह से सीधा हम क्या देखेंगे, 8 नहीं होगा, 7 8 ऐसा कुछ नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, 10 भी फैक्टर होगा। इसी तरह से और कौन होगा फैक्टर, 15 होगा, है ना, 11 12 13 14 नहीं होगा, सीधा 15 होगा, और जब आधा हो गया तो उसके बाद सीधा 30 होगा। तो 20 का फैक्टर ये हुआ, 30 का फैक्टर्स ये हुआ। अब क्या करना, ये दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन का दिखा, 1 है, 2 है ना, और कॉमन कौन है 5 है, और कॉमन कौन है 10 है,
और कुछ कॉमन है नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, ये सभी क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, ये 4 नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कॉमन मतलब दोनों को, तो 1 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, 2 भी, 5 भी कर रहा है दोनों को, 10 भी कर रहा है, लेकिन इसमें से हाईएस्ट कौन है, 10 है। तो 10 जो है कॉमन फैक्टर भी है और हाईएस्ट भी है, तो इसी को बोलते हैं 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दिस नंबर 20 एंड 30। इसका मतलब 10 ही सबसे बड़ा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को क्या किया गया, हम लोग को ऐसे सिखाया गया था कि 20 है, हम लोग क्या करेंगे ऐसे सीखेंगे 2 से, ठीक है, फिर 2 से किए 5 जा, है ना, फिर 5 से किए 1 जा, फिर 20 को हो गया, फिर 30 करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड किए 15 जा, 3 को किए 5 जा, फिर 5 से किए 1 जा। अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिखा था कि 20 जो है किसका फैक्टर हो गया, 2 2 5 2 × 2 × 5 × 1। फिर ये 30 को कैसे लिखा था हम लोग, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × 1, ऐसे लिखे, यानी इसको हम इस तरह से लिख दिए। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कॉमन लेंगे, हाँ ये है, फिर क्या है ये है, फिर क्या है ये है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 2 था, ये 5 था, ये 1 था, तो एक तरह से क्या बोला जाए, ये 10 हुआ ना, 2 भाई 10, 10 × 1। तो बचपन में ऐसा सिखाया जाता कि ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर कॉमन ले लो। कॉमन क्यों लिए नहीं पता, किस लिए हुआ नहीं पता, लेकिन मेन रीजन क्या है, ये चीज है। तो इतना फैक्टर हम लोग जो निकालते थे वो हम लोग क्या होगा, इतना ना निकाल के ऐसे निकाल दिए। अब इसमें से जो कॉमन दिखा वो ऐसा ले लिया, तो इसका भी 10 आया आंसर, इसका भी 10 आया आंसर। तो सबसे जो इजी रास्ता कौन सा पड़ा, ये रास्ता पड़ा। इसीलिए हम लोग बचपन में ऐसे सीखते थे, बेसिक से थोड़ा और बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किए, लेकिन अब क्या होगा, इस तरह को छोड़ के और एक तरह का सीखेंगे हम लोग, जो कि क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे। वो क्या है, वो इस तरह से बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली था, ये वाला जो मेथड हम लोग सीखे उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक तरह से उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 तो हम नहीं भी लगाएंगे चलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग लगा देते थे, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, ये 20 है 30 है, हम दोनों को क्या करना है, इस दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है। तो अगर मान के चलिए 30 है, 30 को अगर हम 20 से डिवाइड करें, बड़ा नंबर जो है ना उसी को लेंगे, तो बड़ा को यहाँ बीच में रखेंगे, और ये 20 है, तो 20 से डिवाइड हो गया क्या, 1 बार में, माइनस करेंगे तो 10 आया, ठीक है, ये 10 आया। अब क्या करना है, ये 10 क्या बन गया, रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या करेगा, क्वोशिएंट बनेगा, और इस 20 को फिर से यहाँ लिखेंगे, और ये बन जाएगा क्या, यहाँ 20 क्या था, सॉरी ये 10 आया आपका रिमाइंडर। अब ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर, जो डिवाइड करेगा, और यहाँ वाला जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। हम लोग को पता है ना, ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो बीच वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। यहाँ जो होता है डिवाइजर, ठीक है, और ये जो होता है हमारा क्वोशिएंट, और यहाँ जो होता है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे क्या था, ये हमारा डिवाइजर था, यहाँ आके क्या बन गया, डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिवाइजर। फिर ये क्या होगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, बस। तो जिस समय रिमाइंडर 0 आ गया, जिस समय रिमाइंडर 0 आ गया, इस प्रोसेस के दौरान करते करते, और उसका जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अभी हम लोग खाली सीख रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे करना है, ठीक है ना। नॉर्मल डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसको हम फिर क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, ठीक है। अभी इसी को क्या करना, रीस्टेटमेंट करना है, a = bq + r का फॉर्म में करना है ना। तो वही चीज देखो, सब कुछ बेसिक से जानेंगे तो ही होगा, कूद फान मचाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि
ये जो चीज है कॉन्सेप्ट वाला चीज है। अच्छा, और एक चीज हम बात बताना चाह रहे हैं कि HCF को हम लोग क्या बोलते हैं, GCD भी बोलते हैं। HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ा नंबर जो डिवाइड करता हो। GCD मतलब क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, कॉमन होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए, है ना, जो डिवाइड करता हो। तो फैक्टर भी तो वही था, क्या था HCF, क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो बड़ा नंबर जो डिवाइड करता हो, फैक्टर मतलब वही डिवाइड करना, तो इसको GCD बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो बड़ा हो और डिवाइड करता हो, कॉमन भी होना चाहिए दोनों में। अच्छा, इसी चीज को हम क्या लिखे थे, तो 30 है ना, 30 20 से डिवाइड हुआ तो 20 लिखे, क्वेश्चन क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर क्या बचा, 10। तो ये एक स्टेटमेंट लिखे ना, यही क्या हो गया, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम 30 इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस क्या लिखे, 10 लिखे, इसी चीज को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखा, मतलब 20 दिखा, इस 20 को हम ऐसे लिखेंगे 20 10 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यहाँ पे इस स्टेप में देखो, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 0, मतलब डिवीजन यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका जो डिवाइजर है कौन है, 10। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, 10। तो ये भी सोच सकते हैं कि जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, उसका पहला वाला स्टेप जो था, उसका जो रिमाइंडर होगा वही HCF होगा। तो दो नजर से सोच सकते हैं क्या, कि जहाँ 0 होगा उसका देखो डिवाइजर क्या है, हाँ 10 है, 10 इज द HCF, ठीक है। या तो यहाँ पे यहीं पे ऑब्जर्व कर देंगे, सीधा HCF 10 लिख देंगे, नहीं तो जहाँ 0 होगा उसका एक स्टेप देखो 10, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली 3 मेथड से कर सकते हैं। बेसिक मेथड से फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर निकाले, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले। नहीं तो और क्या सीखे थे, प्राइम फैक्टरेशन करके सीखे थे। अभी हम लोग क्या सीखे, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम सीखे, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आप 1-2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, हम लोग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम मान के चलो एक नंबर लेते 117 और एक नंबर 45, ये दोनों का क्या होना चाहिए, HCF निकालना है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, ये दो का HCF निकालेंगे, मान लो फाइंड HCF निकालना है। अब HCF निकालना है, नॉर्मली तो सारा मेथड जानते हैं, जो बेसिक वाला मेथड था, प्राइम फैक्टरेशन मेथड था, लेकिन हम लोग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 117 है डिवाइड के 45 थे, कितना बार में होगा, 90, माइनस करेंगे 27, कितना बार में होगा, 2 बार में, है ना। फिर जब ये 27 आया, इस 45 को फिर से यहाँ लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। तो कितना आ जाएगा 27, 1 बार में, क्योंकि 2 बार में कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा, जो कि 45 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ही होगा। तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। फिर ये 27 है, तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 हो गया 1 बार में, है ना, माइनस करेंगे 9 आया, है ना। अब क्या होगा, ये 9 है, फिर इसको 18 को यहाँ लिखो, फिर 18 आ जाएगा 2 बार में, हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 आया वही हमारा क्या हो गया, HCF। तो ये HCF क्या हो गया, 9 हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को तो ये चीज सिखाया गया, स्कूल में भी सीखे होगे तुम लोग, अभी तो हम लोग तरह से रिवीजन पीरियड में है। तो जब हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो ये HCF 9 ही क्यों हुआ, ये रिमाइंडर 0 हो गया तो ये 9 क्यों हुआ, क्वेश्चन ये है ना। तो देखो रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होने से ये 9 ही HCF क्यों है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नॉर्मली डिवाइड करेंगे, अगर प्राइम फैक्टरेशन भी करेंगे तो देखो क्या होगा, 117 है, इसको इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से ही समझते हैं, ठीक है ना, कि ये 9 क्यों हुआ HCF, ठीक है। देखो पहली बात है 117 है ना, 117 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों का इनटू ये प्लस, है ना, क्योंकि यही तो हमारे इक्वल डिवीजन लेमा बोलता है, और लेमा का हेल्प एप्लीकेशन ही
इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है, तो 117 हुआ तो 45 इंटू 2 रहा, रिमाइंडर क्या बचा 27। ठीक है, अब देखो ये 27 यहाँ पे क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, 45 को डिवाइड कर रहा है, यानी मैंने 45 यहाँ चला गया और 27 इसको डिवाइड किया, कितना बार है 1 बार, रिमाइंडर कितना बचा 18, यहाँ पर 18 बचा। फिर क्या हुआ 27 को कौन डिवाइड कर रहा है 18 कर रहा है ना, तो 18 लिखे, कितना बार में कर रहा 1 बार में 1 लिखे, फिर रिमाइंडर कितना बचा 9 बचा। ठीक है, अब क्या हुआ 18 को कौन डिवाइड किया 9 है ना, 9 किया, कितना बार में किया 2 बार में, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो जब यहाँ 0 रिमाइंडर हो जाता है तो हमारा एचसीएफ इसे बोलते हैं, या तो अलग ऊपर स्टेप का रिमाइंडर देखते हैं, तो जो ये रहेगा ये वही रहेगा, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो। क्या बोले हम 117 और ये 45, ये दोनों का एचसीएफ 9 आया, इसका मतलब 9 ही बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करता हो। तो हम लोग क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, नीचे से देखो ये पूरा इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में कौन ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन है 9 है, 9 ही है जो कि इधर भी डिवाइड कर रहा है इधर भी, 9 इसको डिवाइड कर देगा इसको भी कर देगा। इस इक्वेशन में देखो क्या बड़ा नंबर है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, जो डिवाइजर है, देखो 27 को कौन डिवाइड करेगा 9, उससे बड़ा कोई नंबर है 9 इसको कर रहा है, इसको भी करेगा इसको भी करेगा। देखो अगर कोई नंबर है यहाँ 10 है और यहाँ पे भी 10 इक्वल टू 10 है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि 2 से डिवाइड होगा, 5 से भी हो रहा है ना, मतलब क्या दोनों तरफ डिवाइड होना चाहिए। जैसे 10 है यहाँ पे मान लो 5 + 5 है, इसका मतलब क्या ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा इधर भी, क्योंकि 5 + 5 होने से वही डिवाइड होना ही है। तो यहाँ पे इस जगह पे देखो 9 इसका भी है, इसका भी डिवाइड कर इसको भी, अब यहाँ पे देखो इसको भी 9 डिवाइड कर इसको भी, यहाँ पे देखो 9 इसको भी डिवाइड कर इसको भी। तो जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते गए, जब ऊपर तक चढ़े तो क्या पता चला कि 9 इज अ डिवाइजर ऑफ, यहाँ पे 9 इज अ डिवाइजर ऑफ 18 9 itself, 9 is a divisor of 27 18 itself, 9 is a divisor of 27 40 45। खेला देखो क्या है 9 डिवाइजर है किसका 18 का। ठीक है, अब यहाँ से पता चला 9 तो खुद का भी है 18 का भी है, यहाँ पे बोला ना, तो यानी यहाँ यानी ये 18 और 9 में 9 डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो 27 भी डिवाइड होगा क्योंकि ये इससे इक्वल है ना, यानी 9 इसको भी डिवाइड करेगा, अब 9 इसको भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 27 से ही 18 है, 9 दोनों को डिवाइड किया। अब यहाँ पे 27 और 18 दोनों को डिवाइड करेगा 9, जब इसे दोनों को डिवाइड करेंगे 45 को भी 9 डिवाइड करना चाहिए है ना, क्योंकि ये इससे इक्वल है। और जब 45 भी 9 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ इस इक्वेशन से पता चला कि 9 इज डिवाइजर इसको भी और इसको भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से पता चला कि 9 इसको डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो कुल मिला के 9 इसको भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये जो है इक्वल टू ये है। तो यहाँ से क्या पता चला कि 9 जो इसको भी डिवाइड किया इसको भी किया, और ये दोनों मिला के ये है, यानी 9 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, यानी इस पूरे इक्वेशन में 9 ही सबसे बड़ा नंबर मेरे को दिखा जो डिवाइड होता चला गया, डिवाइड सबको कर रहा था, और इसको भी किया और इसको भी किया। समझ में आया? ऐसे और एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ा नंबर है। हमको पता पहला वाला में एग्जांपल में समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, स्टूडेंट को जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो कहाँ से होगा। जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 135 ले लेते हैं। और 210 और 140 मान के चलो ले लेते हैं। ठीक है, 210 और 140
मान के चलो ले लेते हैं। तो 210 ये हुआ, यहाँ पे करते हैं 210 हुआ। हम क्या करेंगे 140 से डिवाइड कर रहे हैं, 140 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो 140 होगा एक बार में, माइनस करेंगे कितना है 70 आया, ठीक है। फिर क्या करें ये 140 को यहाँ लिख दें, तो 140 कितना हो गया दो बार में। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0, रिमाइंडर 0 मतलब यही हमारा क्या हो गया HCF, यानी हमारा HCF कौन हो गया 70 हो गया। अभी इसी चीज को हम इक्विवेलेंट डिजाइन एल्गोरिथम में लिखेंगे। अच्छा हम क्या कैसे बोल रहे कि ये 70 HCF है, हम ऐसा सोच भी सकते हो 70 है ऐसा बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये स्टेप सही हो रहा है। ये एक एल्गोरिथम है जो कि हम लोग को सही आंसर दे रहा है कि HCF यही है, लेकिन थोड़ा समझना है क्या एल्गोरिथम के बेसिस पे, स्टेप के बेसिस पे। 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये रिमाइंडर है ना, तो 140 इंटू 70 140 इंटू 1 प्लस 71। हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। देखो 140 इंटू 1 प्लस 71। अभी क्या इस ये 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 70 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस नंबर में हम लोग क्या बोले HCF हमारा क्या है 70 है। क्यों बोले HCF, क्योंकि 70 जो है इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी कर रहा है, तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 70। जब ये 70 को डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड किया 70, यानी ये दोनों का HCF कौन हो गया 70। अभी ऊपर गया, अभी दोनों से पता चला कि दोनों का 70 है, तो ये दोनों का भी तो 70 होगा। अब ये दोनों का 70 ये किससे इक्वल है इससे, यानी इसका भी 70 होना चाहिए ना। इससे कहने का मतलब ये है कि ये 80 नंबर है और ये 20 है और ये 60 है, ठीक है। ये तीनों में क्या पता चल रहा है 20 इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी करेगा, तो जब 20 इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। वही केस हम वही बोले, जब 70 इसको भी किया इसको भी किया, तो 70 इसको दोनों को किया, तो ये किससे इक्वल है, ये चीज मिल के ये बना, यानी 70 इसको भी करेगा है ना। तो इसका मतलब क्या है जब 70 क्या किया इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी कर रहा है, हमारा क्वेश्चन तो वही था ना फाइंड द HCF ऑफ दिस, तो इसको भी 70 ही सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर रहा है इसको भी 70 ही सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये दोनों का हाईएस्ट वाला क्या 70 आया, ठीक है। तो ये एग्जांपल से समझ में आया कि ये जो करते हैं ना ये जो डिवाइजर आता है ना लास्ट में इसका रिमाइंडर 0 बच जाता है, वही हमारा HCF कहलाता है ये डिवाइजर ही। और यहाँ पे इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो रिमाइंडर जब 0 हो गया ये ही HCF कहलाता है। नहीं तो मतलब यहाँ से ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिख देना है और 170 लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा बस। लेकिन क्या है हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है लीनियर कॉम्बिनेशन करके, कि हमको लीनियर कॉम्बिनेशन करके फाइंड करके दिखाइए कि HCF को हमको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखिए। जैसे 70 है तो 70 को कोई लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रखे, जैसे ऐसा हो सकता है कि, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए इसका, सॉरी ये दोनों का, कि 210 इंटू कुछ x हो और 140 इंटू कुछ y हो, इस कॉम्बिनेशन में रखिए। तो हम लोग वो कल करेंगे, ठीक है ना, कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे HCF को रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो गुड बाय। और नेक्स्ट हम लोग यही चीज़ को पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे रखेंगे, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखेंगे। और आपको क्या रहा प्रूफ दैट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी थोड़ा सीख जाएंगे कि √2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, √3 को कैसे निकालते हैं, √5 को कैसे निकालते हैं। ये सब सीख जाने के बाद थोड़ा सा क्या होगा कि पकड़ बन जाएगा मैथ में। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में निकलें, ठीक है। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।